हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सीएसडी सलूजा वेलकमिंग यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज ये हमारे CSET के लॉ की सेकंड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो हमारी फर्स्ट क्लास थी लॉ की, उसमें हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर वाज लॉ ऑफ टॉट। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक लॉ ऑफ टॉट के कॉन्सेप्ट्स को समझा था। आज उसी पर्टिकुलर लॉ ऑफ टॉट चैप्टर की सेकंड क्लास है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं रिगार्डिंग दी फर्स्ट क्लास, जिससे कि हम रिवाइज करने की हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या किया था, उसके बाद हम आज की क्लास को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जब मैं पीछे क्लास का रिवीजन कराऊंगा तो रिवीजन में हम लोगों ने कुछ ऐसे पढ़ा था कि टॉट क्या होता है। तो हम लोगों ने बोला था कि दो तरीके के रॉन्ग्स होते हैं, एक होता है सिविल रॉन्ग, एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग। और हम ऐसे बोलते हैं कि जो सिविल रॉन्ग होता है वो प्राइवेट रॉन्ग होता था और जो क्रिमिनल रॉन्ग होता था वो एक पब्लिक रॉन्ग होता था। और क्रिमिनल रॉन्ग्स के लिए हम ऐसे बोलते थे कि कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी क्राइम तब कहलाती थी जब वो कहीं पर क्राइम मेंशन की गई हो। और मेंशन कहाँ पे की गई होती थी? लाइक आईपीसी इंडियन पिनल कोड में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, या फिर हम ऐसे कहते थे किसी भी स्पेशल लॉ में उसको अगर बोल दिया जाए कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी क्राइम है तो फिर वो क्राइम मानी जाती है। लेकिन अगर वो कोई एक्टिविटी क्राइम नहीं है तो फिर वो बाय डिफॉल्ट सिविल रॉन्ग है। और सिविल रॉन्ग को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और थर्ड नंबर पे हम लोगों ने बोला था कि अगर कोई सिविल रॉन्ग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट क्या है? टॉर्ट। ठीक सर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हम लोगों ने ऐसे भी बोला था कि एक स्टेटमेंट कहा जाता था कि ऑल टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग, कि जितने भी टॉर्ट होते हैं वो सब सिविल रॉन्ग्स होते हैं। बट ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट। लेकिन सारे के सारे सिविल रॉन्ग्स टॉर्ट हों ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है सर? अगर हम इसको एक्सप्लेन करने को बोले तो आप बोलेंगे क्योंकि सिविल रॉन्ग में तीन तरीके की कैटेगरी आती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड टॉर्ट। तो सिविल रॉन्ग अपने आप में बहुत बड़ी वेटेज रखता है, जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, ट्रस्ट भी आता है और टॉर्ट भी आता है। हम ये कह नहीं सकते कि सिविल रॉन्ग में सिर्फ और सिर्फ टॉर्ट आते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तभी हम लोग इस स्टेटमेंट को करेक्ट मानते हो, कहते हैं ऑल टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग, जितने भी टॉर्ट होंगे वो सिविल रॉन्ग तो होंगे ही होंगे, लेकिन सारे के सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट हों ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि सिविल रॉन्ग में दो चीजें और कवर हो जाती हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक सर। इसके अलावा हम लोगों ने टॉर्ट की बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी। मैं उनको रिवाइज नहीं करा रहा यहाँ पे, आपको अलग से डेफिनेशंस नहीं देख रहे हम, बट हम लोगों ने कुछ टॉर्ट की जनरल कंडीशंस पढ़ी थी और उन जनरल कंडीशंस को हम लोगों ने डिटेल में समझा भी था। सर तीन तरीके की कंडीशन थी। कौन कौन सी? पहले नंबर पे हम ऐसे बोलते थे देयर शुड बी अ रॉन्गफुल एक्टिविटी, देयर शुड बी अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन which is done by plaintiff। जो एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहा है, विच इज डन बाय डिफेंडेंट। वो पर्टिकुलर पर्सन कौन होगा? डिफेंडेंट। और किसके अगेंस्ट वो पर्टिकुलर पर्सन कमिट करेगा? तो हम ऐसे बोलेंगे अगेंस्ट प्लेंटिफ। बिल्कुल ठीक बात सर। सर इस डिफेंडेंट, या हम ऐसे बोले जो टॉर्ट कमिट करता था उसको क्या क्या नाम देते थे? तो हम ऐसे बोलते थे सर इसको हम टॉर्ट फीजर भी बोलते थे और साथ ही साथ हम इसको रॉन्ग डूअर भी बोलते थे। क्या बोलते थे? रॉन्ग डूअर। ठीक सर। सेकेंड नंबर पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट कहता था देयर शुड बी अ लीगल डैमेज। और लीगल डैमेज का मतलब हम लोग यहाँ पे ऐसे पढ़ के आते थे कि रॉन्ग कोई भी एक्टिविटी अगर वायलेशन कर रही है, क्या कर रही है? वायलेशन कर रही है ऑफ लीगल राइट, तो वो लीगल डैमेज होता था, अगर अदरवाइज वो लीगल डैमेज नहीं होता था। हम ऐसे बोलते थे कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसकी वजह से एक दूसरे पर्सन का लीगल राइट वायलेट हो गया है, तो इन दैट सिचुएशन उसको रेमेडी मिलेगी, अदरवाइज रेमेडी नहीं मिलेगी। और थर्ड नंबर पॉइंट हम लीगल रेमेडी के रिगार्डिंग ही पढ़ते थे। लीगल डैमेज में हम अगेन दो चीजें पढ़कर आए थे। कौन कौन सी सर? एक पढ़ के आए थे इंजूरिया साइन डैमनम, इंजूरिया साइन डैमनम, और एक पढ़ के आए थे डैमनम साइन इंजूरिया। पढ़ा था सर? हाँ सर, याद है, बिल्कुल पढ़ा था सर। ध्यान है कि किसमें क्या पढ़ा था? तो हम ऐसे बोलते हैं कि एक में हम लोग को अगर एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको याद दिलाऊं तो एक में हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था जहां पे हम लोगों ने कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, और एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा था जहां पे हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था वोटिंग का, इलेक्शन की वोटिंग का। यहाँ पे हम बोलते थे इंजरी विदाउट एनी डैमेज। इंजरी विदाउट एनी डैमेज का मतलब है लीगल राइट तो वायलेट हुआ बट आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ। यहाँ कहते थे डैमेज हुआ बट लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम कंपटीशन का एग्जाम्पल लेते थे और यहाँ पे हम वोटिंग का एग्जाम्पल लेते थे।
ऐसा अगर आपको ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान आ रही हैं तो इसका मतलब आपने फर्स्ट क्लास को प्रॉपर मैनर में पढ़ा था। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग लीगल डैमेज को तो बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके थे, बट लीगल राइट और रॉन्गफुल एक्ट को हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। और मैंने आपको शायद ऐसा बोला था कि जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से हम उस पर्टिकुलर पोर्शन को कवर करेंगे। तो मैंने वही पेज आपके सामने खोल दिया जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ उसको और अब इसको स्टार्ट करते हैं। और एक्टिव पहला कंडीशन क्या लिखा हुआ है? रॉन्गफुल एक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, लीगल डैमेज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसको हम बार बार कवर नहीं कर रहे। ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट तो कहते हैं रॉन्गफुल एक्ट का मतलब होता था एक पर्टिकुलर पर्सन ने, जिस भी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई रॉन्ग कमिट किया है। एक पर्टिकुलर पर्सन जब तक रॉन्ग कमिट नहीं करता था तब तक हम मानते थे कि वो टॉट होता ही नहीं है। तभी यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू मेक अ पर्सन लायबल फॉर अ टॉट। अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन को लायबल करना चाहते हो और ये कहना चाहते हो कि यस दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज कमिटेड अ टॉट, तो ही मस्ट हैव डन सम लीगल रॉन्ग। तो हम एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर टॉट का चार्ज तभी लगाएंगे, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को हम तभी कह सकते हैं कि इसने टॉट कमिट किया है जब उसने क्या किया हो? ही हैज डन समथिंग लीगली रॉन्ग, दैट इज उसने वायलेशन किया हो ऑफ द लीगल राइट्स ऑफ अनदर पर्सन। सर वायलेशन कितनी तरीके से हो सकता है? अभी मैं इन वर्ड्स को यूज नहीं कर रहा क्योंकि इन वर्ड्स को अभी आप समझ नहीं पाएंगे। अभी मैं कट कर देता हूं। अभी हम जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आज सेकंड क्लास में पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक सर, इसको मैं थोड़ा रुक के आपको पढ़ाऊंगा। चलो, तो रॉन्गफुल एक्ट का हम लोगों ने जनरल मीनिंग तो ले लिया। और लीगल रेमेडी का क्या मतलब था? तो लीगल रेमेडी कहते थे कि सर पहले नंबर पे एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, दूसरे नंबर पे देयर शुड बी सम लीगल डैमेज। लीगल डैमेज का मतलब देयर शुड बी वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, एंड थर्ड नंबर पे हम बोलते थे लीगल रेमेडी। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपका लीगल राइट वायलेट किया है तो द पर्टिकुलर पर्सन हु हैज कमिटेड दिस रॉन्ग, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम टॉट फीजर कहते थे और उस पर्टिकुलर पर्सन से हमको रेमेडी लेनी है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, अगर मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ है, अगर मेरा नुकसान हुआ है, तो ये मेरा राइट है कि मेरे को रेमेडी मिले। रेमेडी मेरे को कौन दिलाएगा? सर दो तरीके की रेमेडी होती है, एक होती है जुडिशियल रेमेडी और एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो हम ऐसे बोलते हैं अगर आप रेमेडी लेने जा रहे हो थ्रू कोर्ट तो हम उसको नाम देते हैं जुडिशियल रेमेडी। लेकिन अगर आप विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट के बिना मदद के अगर आप रेमेडी ले रहे हो तो उसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। इट्स लाइक कि अगर आपके पर्टिकुलर लैंड पर लेट से एक पर्टिकुलर पर्सन है और वो आपकी लैंड पर एंटर कर जाता है, आप उसको नहीं जानते हैं, विदाउट योर परमिशन ही एंटर्स इनटू योर लैंड, तो अब आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे या कोर्ट में जाकर रेमेडी लोगे? सर बाहर निकालने की कोशिश करोगे। यहां हम ऐसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन जब आपके लीगल राइट का वायलेशन कर रहा है तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप खुद रेमेडी ले सकते हो, खुद अपने लिए रेमेडी दिलवा सकते हो, कोर्ट को बीच में लाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि आपकी लैंड पे किसी ने कब्जा कर लिया है और वो अब आपकी लैंड को खाली ही नहीं कर रहा, तो आप कोर्ट के थ्रू उसको निकलवा सकते हो। लेकिन अगर आप पहले खुद कोशिश करोगे आप अपनी जगह को खाली करवाने की, नहीं खाली करवा पाओगे तो कोर्ट बीच में आएगी। तो अगर कोर्ट के थ्रू रेमेडी मिल रही है तो जुडिशियल रेमेडी, अगर कोर्ट के बिना रेमेडी ले पा रहे हो तो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। ठीक सर, और हम ऐसे बोलते हैं कि अगर वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट है तो लीगल रेमेडी तो होगी ही होगी। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपका लीगल राइट वायलेट करता है तो आपको रेमेडी तो मिलेगी। अच्छा, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको रेमेडी मिले इन द नेम ऑफ कंपनसेशन, आपको मॉनेटरी कंपनसेशन दे दिया जाए। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपके अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट किया और आपको उसकी वजह से फिजिकल डैमेज हुआ, तो आप बोलते हो कि जितना मेरी बॉडी पर जो डैमेज हुआ है उसके जितने मेडिकल एक्सपेंसेस हो वो रिइंबर्स करवाओ, तो दैट इज कंपनसेशन। तो वो भी एक लीगल रेमेडी है। ठीक सर, इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो लीगल रेमेडी को हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नंबर क्लास में, जो कि मैं आपकी डे आफ्टर टुमारो, कल नहीं डे आफ्टर टुमारो जो लूंगा, उस थर्ड क्लास में हम लोग रेमेडी को डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पढ़ेंगे जुडिशियल रेमेडी क्या होती है और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी क्या होती है। तो ध्यान रखिए, जो जो चीज़ें मैंने छुड़वाई हैं, जो लाइंस छूटी हैं, वो इंटेंशनली छुड़वाई हैं। जब हम सेकंड क्लास और थर्ड क्लास कंप्लीट करेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कवर होता चला जाएगा। ठीक है, तो सर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो मेरा मेन कंटेंट है वो मेन कंटेंट ये है कि सर टॉट होते क्या है। मतलब हमने टॉट की डेफिनेशन तो पढ़ ली, बट हमको ये बताइए कि टॉट किस तरीके से कमिट होता है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो टॉट हम आज पढ़ने जा रहे हैं ना, वो 6 तरीके के टॉट हम पढ़ेंगे। कितने तरीके के? 6 तरीके के। और मेरी इस पर्टिकुलर क्लास का यही मेन टारगेट है कि मैं 6 तरीके के टॉट आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूँ। सर कौन कौन से टॉट हैं? सर एक होता है असॉल्ट, एक होता है बैटरी सर ये मोबाइल बैटरी नहीं है या घर पे लगने वाली बैटरी नहीं है, ये बैटरी यहाँ पे टॉट है। इसके अलावा यहाँ पे एक आता है बॉडली हार्म। इसके बाद हमारे पास आता है सर ध्यान से डिफेमेशन,
डिफेमेशन को हम हिंदी में बोलते हैं मानहानि। इसके अलावा हम ऐसे बोलते हैं कि डिफेमेशन के अलावा सर अगर हम खोलें तो और क्या होता है सर, फॉल्स इम्प्रिजमेंट। क्या होता है सर, फॉल्स इम्प्रिजमेंट। इसके अलावा सर और क्या होता है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, एक न्यूसेंस भी देखेंगे। क्या देखेंगे, न्यूसेंस। 7 तरीके के टॉर्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा यहाँ पे। चलो तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सर ये होता क्या है, असॉल्ट क्या होता है, बैटरी क्या होता है, सर ध्यान से देखते हैं। सर जब हम बात करते हैं ना टॉर्ट की, और टॉर्ट में सबसे पहले आता है असॉल्ट, बैटरी, तो ये क्या होता है सर, ध्यान से मैं एग्जांपल देता हूं आपको और उस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा कि ये असॉल्ट बैटरी क्या है। एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। और ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोली थी कि जो पर्टिकुलर पर्सन लॉ कर भी चुका है, शायद अगर उसने लॉ में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो शायद उसको भी टॉर्ट नहीं पता होगा जितना आपको पता लग चुका है। बट देन ऑल्सो मैं आपको और चीजें क्लियर करता हूँ कि ये असॉल्ट बैटरी क्या होता है। इन दो चीजों को ना एक दूसरे से रिलेट करके ही पढ़ेंगे, असॉल्ट और बैटरी को। डिफरेंस भी देखेंगे बट पहले एक दूसरे से रिलेट भी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा सर। हम ऐसे बोलते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को, लेट्स से एक मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को स्टिक से मारा। सर होता नहीं, लाइक मम्मी पापा होते हैं और डंडा लेके मारते हैं, टीचर होता है डंडा लेके मारता है स्कूल में। तो सर हम ऐसे बोल रहे हैं मिस्टर एक्स ने डंडा उठाया, एक स्टिक उठाई और उसने उससे मिस्टर वाई की पिटाई कर दी। अब हम ऐसे बोल रहे हैं कि क्या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मारना इज अ टॉर्ट। अब ध्यान से सुनिएगा सर, टॉर्ट के बारे में हम ऐसा पढ़कर आए कि टॉर्ट के रिगार्डिंग कोई पार्लियामेंट्री लॉ नहीं है। हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि लॉ में लिखा हुआ है कि ये टॉर्ट है। जैसे लॉ में लिखा था कि आपने ये एक्टिविटी की, ये क्राइम है, किडनैपिंग की क्राइम है, रॉबरी की क्राइम है, मर्डर किया क्राइम है, चोरी की क्राइम है। ये तो वहां लिखा हुआ था कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या है, क्राइम। सर पिटाई की, ये क्या क्राइम है, सर ये क्राइम तो नहीं है, इसकी वजह से जेल तो नहीं होगी। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को डंडे से मारा, एक डंडा मार दिया, सिंपल एक डंडा मार दिया। अटेम्प्ट टू मर्डर एक अलग कहानी है, उसको हम यहां कवर नहीं करेंगे। अटेम्प्ट टू मर्डर इज ऑल्सो अ क्राइम, आईपीसी में उसको भी क्राइम माना गया है। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के अगेंस्ट हिट करते हैं, क्या सर, एक स्टिक से, एक डंडे से उसको मारते हैं। ठीक सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई की? क्या बोल दें कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई की? हाँ सर अप्लाई तो की, बिल्कुल सही बात, अप्लाई तो हुई, फोर्स अप्लाई हो गई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई की। सर फोर्स किस ऑब्जेक्ट से अप्लाई की? स्टिक से, स्टिक से। अच्छा, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके अलावा कोई और भी तरीका है जिससे हम कह दें कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर सकते हैं? हाँ सर कह सकते हैं ना। हम ऐसे बोले गन से फायर कर दिया, गन से बुलेट फायर कर दी, क्या ये पॉसिबल है? क्या अभी भी फोर्स अप्लाई हुई? हाँ सर फोर्स तो अप्लाई होगी। फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के फिजिकल टच में, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। फिजिकल कांटेक्ट में आने का मतलब जब हमने स्टिक से मारा तो कहीं ना कहीं हम मिस्टर वाई से फिजिकल कांटेक्ट में आए थ्रू दैट स्टिक। गन से हमने बुलेट फायर की तो हम ऐसे बोलेंगे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के कांटेक्ट में आ रहे हैं थ्रू दैट बुलेट। बिल्कुल सर, हम ऐसे बोले कि सर क्या थप्पड़ मारने से भी फोर्स अप्लाई होती है? हाँ सर बिल्कुल होती है। मैंने हाथ उठाया और थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया, क्या ये भी एक फोर्स अप्लाइड है? हाँ सर बिल्कुल अप्लाइड है, फोर्स तो अप्लाई हो रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर एक एग्जाम्पल में फोर्स अलग तरीके से अप्लाई हो रही है। यहाँ थप्पड़ से फोर्स अप्लाई हुई, यहाँ गन से फोर्स अप्लाई हुई थ्रू बुलेट, और यहाँ स्टिक से फोर्स अप्लाई हुई, बिल्कुल सही बात है। किसी ने किसी को मुक्का मार दिया, मुक्का मार दिया, क्या ये भी एक फोर्स अप्लाई करना है? हाँ सर ये भी फोर्स अप्लाई करना है, बिल्कुल फोर्स अप्लाई करना है। फिर ध्यान से सुनिएगा, हम ऐसे बोलते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हो बिना उसकी इजाजत के, बिना उसके कंसेंट के, कंसेंट का मतलब इजाजत, बिना लॉफुल ग्राउंड्स पे, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, मैंने क्या बोला ध्यान से, विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन, विदाउट कंसेंट, देखना मैं क्या क्या वर्ड यूज कर, बिना कंसेंट के, बिना परमिशन के, ऑल्दो कंसेंट परमिशन बोथ आर सिनोनिमस वर्ड, बट फिर मैं लिख रहा हूं परमिशन हमारा लेमैन वर्ड है, कंसेंट लॉ में लिखा हुआ है। लॉ में मतलब कि हम लोग लीगल लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं, ठीक है। विदाउट परमिशन, विदाउट कंसेंट, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। सर आपके पास कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है उस पर्टिकुलर फोर्स को अप्लाई करने का,
ठीक सर, अब ध्यान से मेरी बात को पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मार्क करिए सर, मैंने आपको बोला देयर शुड बी एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स अप्लाई होनी चाहिए। हाँ सर, हुई, स्टिक से हुई, गन के बुलेट के थ्रू हुई, थप्पड़ से हुई, ठीक। देयर शुड बी एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बाय अ पर्सन अगेंस्ट अदर पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन ने फोर्स अप्लाई की दूसरे के लिए, मिस्टर एक्स ने फोर्स अप्लाई किया मिस्टर वाई पे, बाय अ पर्सन अगेंस्ट अनदर इंडिविजुअल, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक सर। तो हम यहां पे ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, मिस्टर एक्स ने फोर्स अप्लाई की मिस्टर वाई के ऊपर, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई करना, लिख देना यहां पे अप्लाई। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई विदाउट हिज कंसेंट, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके परमिशन के बिना उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, विदाउट हिज कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन। अगर आपने ऐसा किया तो हम कह देंगे यू हैव कमिटेड अ रॉन्ग ऑफ बैटरी, इट इज अ रॉन्ग ऑफ बैटरी। सर क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि टीचर ने हमको मारा तो क्या टीचर ने मेरे अगेंस्ट बैटरी कमिट कर दी? हाँ सर, कह तो सकते हैं, लेकिन होता क्या है, मम्मी पापा खुद ही कह आते हैं टीचर से जाके पीटिए, बहुत ढीठ है हमारा बच्चा, पीटिए, मारिएगा नहीं, जान से ना मारिएगा, बाकी पीटना जितना मर्जी है पीट लीजिए। तो क्या वो बैटरी हुई? सर वहां पे देखिए ध्यान से, जब तक हम छोटे होते हैं तब तक हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करने का राइट, हम ऐसे बोलते हैं जब तक हम छोटे हैं, ऑल्दो आज प्रेजेंट टाइम पे टीचर्स इतनी जल्दी फोर्स अप्लाई नहीं करते, बट ऐसा हो सकता है कि स्कूल में एक टीचर ने स्लैप कर दिया एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था, पॉसिबल। लेकिन जबरदस्ती किसी को ऐसे ही नहीं, टीचर का मन किया और थप्पड़ मार दिया, ये नहीं पॉसिबल है। आप कोई गलती कर रहे होगे, कोई शरारत कर रहे होगे तो ही तो उसने आपको मारा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। तभी हम लोगों ने यहां पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मार्क की, विदाउट हिज कंसेंट और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। सर अब टीचर एक स्टूडेंट से थप्पड़ मारने के लिए उसकी परमिशन नहीं लेगा कि बच्चे हम आपको थप्पड़ मार ले, नहीं, लेकिन यहां लिखा विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। अब वो कह रहा है कि टीचर कह रहा है मेरे पास जस्टिफाइड रीजन है, ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था, पढ़ाने नहीं दे रहा था, शरारती था, तो उस सिचुएशन में क्या वो थप्पड़ मार सकती है? हाँ सर, मार सकती है। तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बाय वन पर्सन टू अनदर, एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बाय वन पर्सन टू अनदर विदाउट हिज कंसेंट और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। अच्छा फिर अब सर हम ऐसे बोले, इस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम ऐसे बोले कि लेट्स से मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दोनों ना रेसलर हैं। दोनों कौन है? रेसलर, बॉक्सिंग करते हैं सर, ये लोग बॉक्सर्स हैं। तो सर उस सिचुएशन में वो बॉक्सिंग करते समय भी तो एक दूसरे को पंच मारते हैं, क्या वो भी बैटरी है? लेकिन ध्यान दीजिएगा सर, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों रेसलर हैं, दोनों बॉक्सर हैं। उस सिचुएशन में वो दोनों एक दूसरे को कंसेंट दे रहे हैं, बिकॉज इट इज अ गेम, दे आर अलाउइंग ईच अदर टू हिट देमसेल्फ, अपने आप को नहीं, एक दूसरे को। ठीक सर, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हो रही है कि सर अगर विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन हो और विदाउट कंसेंट हो तो ही वो बैटरी माना जाएगा, अदरवाइज बैटरी नहीं माना जाएगा। फिर एक एग्जांपल देते हैं सर, लेट्स से एक पर्टिकुलर पर्सन नदी में डूब रहा था सर, आपने उसको बाहर निकाला सर, पानी भर गया था, पानी चला गया था उसके मुंह के अंदर, आप पानी निकाल रहे थे, आप उसकी चेस्ट को प्रेस कर रहे थे, होश में नहीं आ रहा था, आपने 2 थप्पड़ मार दिए होश में लाने के लिए, क्या बैटरी कमिट हो गई? सर ध्यान से सुनिएगा, थप्पड़ मारा मतलब फोर्स तो अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की तो कहीं ना कहीं बैटरी तो कमिट हो गई। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे थप्पड़ क्यों मारा तो तुम बोलोगे भाई उसकी जान चली जाती, जान बचाने के लिए थप्पड़ मारा। यू आर हैविंग जस्टिफाइड रीजन। अगर आपके पास जस्टिफाइड रीजन है आपकी फोर्स को अप्लाई करने का, तो आपके अगेंस्ट टॉर्ट का चार्ज नहीं लगेगा, देन यू हैव नॉट कमिटेड एनी बैटरी। बट अगर आपके पास जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं है, जिस बेसिस पे आपने फोर्स अप्लाई किया, अगर वो बेसिस जस्टिफाइड ना हुआ, तो इन दैट सिचुएशन कह सकते हैं कि आपने बैटरी कमिट की है। ठीक सर, इसका मतलब हम ऐसे कहते हैं नेसेसरी, अगर हम नेसेसरी कंडीशंस देखें कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को बैटरी के रॉन्ग के लिए कमिट करवाना है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने पहले फोर्स अप्लाई की हो, देयर शुड बी अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स by one person to another without any consent, without any lawful justification, then in that situation it will be treated as a battery wrong। ठीक है, तो कहते हैं टू कंस्टिट्यूट अ टॉर्ट ऑफ बैटरी। अब अगर हम बोलें कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने बैटरी कमिट की है,
तो कैसे पता लगेगा? देयर फॉर टू थिंग्स आर नेसेसरी, दो चीजों की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सर। पहली चीज यूज ऑफ फोर्स। सर फोर्स का अप्लाई होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है सर। बिना फोर्स के बैटरी का टॉर्क कमिट हो ही नहीं सकता। हाँ सर, फोर्स भले ही कितनी हल्की क्यों ना हो। सर लेट से हमने थप्पड़ मारा, थप्पड़ तो मार दिया सर, लेकिन बहुत तेज से नहीं मारा, उंगलियां नहीं छपी, सिर्फ थप्पड़ पड़ा। कभी कभी बहुत तेज थप्पड़ पड़ता है तो कहते हैं उंगलियां छप जाती हैं। फिर अब क्या होगा? सर फोर्स अप्लाई होनी चाहिए, फोर्स भले ही कितनी हल्की क्यों ना हो, कितनी छोटी क्यों ना हो, देयर शुड बी अ अप्लाइड फोर्स। तभी लिखा यूज ऑफ फोर्स हाउएवर ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब हाउएवर शॉर्ट, हाउएवर स्मॉल, इट मे बी विदाउट द प्लेंटिव्स कंसेंट। प्लेंटिव का मतलब यहां पे कौन है सर? जिसके अगेंस्ट आपने टॉर्ट कमिट किया। अगर मैंने मिस्टर एक्स को मारा तो मैं बोलूंगा आई एम द टॉर्ट फीजर, आई एम द रॉन्ग डूअर। प्लेंटिव कौन है? जिसको मैंने थप्पड़ मारा, जिसको मैंने मारा उसके परमिशन के बिना मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो वो प्लेंटिव है, वो रेमेडी क्लेम करेगा। वो बोलेगा मिस्टर गगन ने उसके अगेंस्ट बैटरी का टॉर्ट कमिट किया है। ठीक सर। एंड विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सर कुल मिला के दो चीजों की हमको रिक्वायरमेंट है, हमको समझ में आ गया। दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो फोर्स है और दूसरी चीज विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन एंड कंसेंट। बिना कंसेंट के, बिना जस्टिफिकेशन के आपने किसी के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई की, दिस मीन्स यू हैव कमिटेड अ टॉर्ट ऑफ बैटरी। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये बात समझ में आई। अच्छा सर, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने किसी के अगेंस्ट बैटरी कमिट की, ऑल्दो उसकी बॉडी को बहुत हार्म नहीं हुआ, उसकी बॉडी को कोई डैमेज नहीं हुआ, जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मारा, उससे दो उंगलियां छूती हुई उसके गाल को चली गई, ओनली 2 fingers have been touched to his cheeks, ऐसे बोलते। स्लैप तो किया मैंने, बट पूरा हाथ नहीं लगा उसके गाल पे, सिर्फ दो उंगलियां छूती हुई निकल गई। जैसे हमने थप्पड़ मारा तो जिसको थप्पड़ मारा वो पीछे हो गया, वो पीछे हो गया तो सिर्फ दो उंगलियां छूती हुई निकली। क्या बैटरी है? हाँ सर बैटरी तो है, क्योंकि फोर्स तो अप्लाई हुई थी, फोर्स तो अप्लाई हुई थी, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और हम ऐसे बोलेंगे कि कॉन्टैक्ट में भी आया प्लेंटिव। कौन आया? कॉन्टैक्ट में भी आया प्लेंटिव। कॉन्टैक्ट में आना बहुत जरूरी है, तभी तो फोर्स अप्लाई हुई। ठीक सर। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हाँ हुआ सर। विदाउट हिज कंसेंट, हाँ सर बिना कंसेंट के। विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, हाँ सर विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। क्या बैटरी कमिट हो गई? हाँ हो गई, हो गई। लेकिन सर क्या उसको नुकसान हुआ? नहीं सर नुकसान तो नहीं हुआ। बैटरी कमिट हुई? हाँ बैटरी कमिट हो गई। अभी देखो क्या लिखा है, इवन दो the force used is very trivial, very small, very short and does not cause any harm। और उस फोर्स की वजह से अपोजिट पार्टी प्लेंटिव को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, या नुकसान हुआ ही नहीं, बट देन ऑल्सो द रॉन्ग इज कमिटेड। फिर भी हम बोलेंगे दैट यू हैव कमिटेड रॉन्ग ऑफ बैटरी। दस इवन टू टच अ पर्सन इन एंगर, ध्यान से, गुस्से में आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को धक्का दे दिया, क्या फोर्स अप्लाई हुई? नहीं हुई। हाँ सर फोर्स तो अप्लाई हुई। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या आप फिजिकल कांटेक्ट में भी आए? हाँ सर फिजिकल कांटेक्ट में भी आए। इसका मतलब दस टू इवन टच अ पर्सन इन एंगर और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन इज बैटरी। धक्का दे दिया, जोर से धक्का मार दिया, ऑल्दो धक्का मारने की वजह से उसको चोट नहीं लगी, बट देन ऑल्सो क्या बैटरी कमिट हो गई? हाँ सर बैटरी कमिट हो गई। अब देखिए ये इतना छोटा सा ये ऐसे सिचुएशन है जिसको हम लॉ में लिखने बैठेंगे तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लॉ मेकर इन चीजों को लिख पाना, इन सिचुएशंस को एनालाइज करके, इमेजिन करके उसको नोट कर पाना, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर टॉर्ट कमिट हो सकता है। तो ये इट इज अ मैटर ऑफ जुडिशियल डिसीजन। जुडिशरी के सामने जब ये मैटर जाता है, कोर्ट के सामने जब ये मैटर जाता है, तब देखा जाता है कि उससे किसी को क्या नुकसान हुआ या किसी का लीगल राइट वायलेट हुआ। अगर लीगल राइट वायलेट हुआ, रॉन्गफुल एक्टिविटी है, तो लीगल रेमेडी मिलेगी। ठीक सर। तो पहला हम लोगों ने रॉन्ग कवर किया बैटरी का। अगर मैं आपको वापस से थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो देखो यहां पे मैंने जगह छोड़ी हुई। बैटरी क्या होती है सर? तो हम ऐसे बोलेंगे, ध्यान से, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बिल्कुल ठीक बात। हाउएवर शॉर्ट, भले ही कितनी हल्की छोटी मोटी क्यों ना हो, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन एंड विदाउट कंसेंट। किसकी कंसेंट सर? ऑफ प्लेंटिफ।
बस ये तीन चीजें अगर प्रेजेंट हैं तो कहानी खत्म। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? फिजिकल कॉन्टैक्ट। क्या होना चाहिए? फिजिकल कॉन्टैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कहानी खत्म, और कुछ है ही नहीं, बैटरी कमिट हो गया। विदाउट जस्टिफिकेशन होना चाहिए, विदाउट कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ होना चाहिए, भले कितनी कम फोर्स क्यों ना हो, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होनी चाहिए। हम कह देंगे बैटरी कमिट हो गई, हाँ सर बैटरी कमिट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको क्लियर हो गया कि बैटरी होता क्या है। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के अगेंस्ट बैटरी कमिट कर दी। अब आते हैं सर असॉल्ट पे। सर असॉल्ट ना एक स्टेप पहले आ जाता है बैटरी के। ध्यान से समझिएगा क्या होता है, डिफरेंस समझना। अगर समझ में आ गया तो जिंदगी भर याद रहेगा, नहीं समझ में आया तो दिक्कत होगी। ध्यान से, असॉल्ट क्या होता है सर, ध्यान से सुनिए। मैं ऐसे बोल रहा हूं, जब मैंने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया होगा, क्या अपोजिट पार्टी प्लेंटिफ को यह समझ में नहीं आ गया होगा कि कहीं ना कहीं मिस्टर गगन उसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करने जा रहे हैं? मैंने सिर्फ हाथ उठाया है, अभी मारा नहीं है, सिर्फ हाथ उठाया है। क्या अपोजिट पार्टी को कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये इंट्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं कि मिस्टर गगन थप्पड़ मारने वाले हैं, फोर्स अप्लाई करने वाले हैं? हाँ सर। मैंने गन उठाई लाइक आप लोगों ने, सब लोगों ने मूवीज वगैरह में गन देखी होगी। पुराने जमाने में गन होती थी, गन को ऐसे खोलते थे, उसमें बुलेट डालते थे। अब मैंने गन ऐसे घुमाई, उसमें बुलेट डाली, उसको लोड किया, लोड करने के बाद एम किया। एम करने का मतलब निशाना लगाया। अभी मारा नहीं है, बट हो सकता है दूसरी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मिस्टर गगन इज गोइंग टू फायर अ शॉट ऑन हिम। पॉसिबल? हाँ सर पॉसिबल। सर मैंने डंडा उठाया, अभी मारा नहीं, सिर्फ डंडा पीछे किया बस। मारने से पहले थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करने की कोशिश की, अभी फोर्स अप्लाई की नहीं है, अभी कांटेक्ट तो हुआ ही नहीं सर। अभी तो सिर्फ ऐसा लग रहा है दूसरी पार्टी को कि उसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई होने वाली है। क्या सर ये भी एक टॉट है? हाँ सर, ये भी एक टॉट है जिसको हम बोलते हैं असॉल्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, असॉल्ट हमेशा पहले होती है, बैटरी हमेशा बाद में होती है। क्यों? क्योंकि असॉल्ट में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक वर्ड हम बोलते हैं एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ प्लेंटिफ। apprehension in the mind of plaintiff that force is going to apply upon defendant। हो अच्छा सर, ये बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब एप्रीहेंशन ऑफ माइंड का मतलब है कि सिर्फ दूसरे के दिमाग में अभी ये बात आई है कि डिफेंडेंट उसके अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई करने जा रहा है। फोर्स अप्लाई हुई नहीं सर, डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ नहीं सर, लेकिन क्या फोर्स अप्लाई होने वाली है ऐसा उसके दिमाग में आ गया? यस। तभी देखो कहते हैं असॉल्ट इज एनी एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट which directly causes the plaintiff immediately to apprehend a contact with his person। ओहो, apprehend a contact का मतलब कि कहीं ना कहीं हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, डिफेंडेंट जो एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी की वजह से वो प्लेंटिफ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाला है। डिफेंडेंट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स प्लेंटिफ के अगेंस्ट अप्लाई होने वाली है, अभी हुई नहीं है, बट प्लेंटिफ हैड गॉट सम इंट्यूशंस कि यस फोर्स अप्लाई होने वाली है। जब हमारे अगेंस्ट हमको कोई थप्पड़ मारता तो साफ पता लग जाता है कि बस हाथ उड़ गया तो थप्पड़ पड़ने ही वाला है। बिल्कुल ठीक बात सर। Thus, when defendant by his act creates an apprehension in the mind of the plaintiff, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, apprehension in the mind of the plaintiff। कह रहे जब डिफेंडेंट ने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से प्लेंटिफ के दिमाग में ये बात आ गई है कि डिफेंडेंट इज गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स अगेंस्ट हिम, या हम बोलते हैं, हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, दैट डिफेंडेंट इज गोइंग टू कमिट बैटरी अगेंस्ट हिम। गोइंग टू कमिट है बच्चे, हाईलाइट करो अलग से इसको। गोइंग टू कमिट का मतलब है अभी कमिट हुई नहीं है, लग रहा है कि बैटरी कमिट होने वाली है, अभी हुई नहीं। ठीक सर, तो हम बोलेंगे दिस टाइप ऑफ टॉट इज टर्म्ड एज असॉल्ट, या हम बोल देंगे टॉट ऑफ असॉल्ट इज कमिटेड। अच्छा, इसका मतलब सर हम ऐसे बोल दें कि जब तक फोर्स अप्लाई हुई नहीं तब तक असॉल्ट, जब फोर्स अप्लाई हो गई तो बैटरी। हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब पहले हमेशा असॉल्ट आता होगा तब बैटरी आता होगा? बिल्कुल सर। याद कैसे करें? तो सर पहला अल्फाबेट ले लो ना, ए और बी, पहले ए आएगा फिर बी आएगा।
तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा, मतलब पहले असॉल्ट होगा तब बैटरी होगा। याद हो गया सर? क्लियर है बात? हाँ सर क्लियर है। तभी देखो क्या लिखा, द लॉ ऑफ असॉल्ट इज सब्सटेंशियली द सेम एज दैट ऑफ बैटरी। कहते हैं वैसे लगभग लगभग असॉल्ट और बैटरी सेम है। अच्छा ध्यान से, मैंने हाथ उठाया, आपको पता लग गया बैटरी कमिट होने वाली है, अभी हुई नहीं है, क्या ये असॉल्ट है? यस। थप्पड़ मार दिया सर, बैटरी कमिट हो गई। स्टिक को पीछे उठाया मारने के लिए, असॉल्ट, मार दिया, बैटरी। तो इसका मतलब पहले असॉल्ट देन बैटरी। ठीक, इसका मतलब असॉल्ट इज सब्सटेंशियली द सेम। सर असॉल्ट लगभग लगभग पूरा का पूरा सेम है एज दैट ऑफ बैटरी, एक्सेप्ट दैट एप्रीहेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉट द कॉन्टैक्ट इटसेल्फ। सर सिर्फ एप्रीहेंशन होना चाहिए कि इंट्यूशन दिमाग में आ जाए कि हाँ फोर्स अप्लाई हो रही है, भले ही फोर्स अप्लाई ना हो। अगर फोर्स अप्लाई होने वाली है असॉल्ट हो गया, अगर फोर्स अप्लाई हो भी गई तो बैटरी हो गई। फोर्स अप्लाई होने वाली है असॉल्ट, फोर्स अप्लाई नहीं हुई कोई बात नहीं, सिर्फ असॉल्ट हुआ। ठीक, इसका मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर बैटरी कमिट हुआ होगा तो असॉल्ट तो हुआ ही होगा। हाँ सर ये कह सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, अगर बैटरी कमिट हुई है मतलब फोर्स अप्लाई हुई है तो कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई करने से पहले एप्रीहेंशन ऑफ माइंड भी हुआ होगा तो असॉल्ट भी हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन हम अगर ऐसे बोले कि सर असॉल्ट है तो क्या जरूरी है बैटरी भी हुई हो? नहीं सर ये जरूरी नहीं है, हो सकता है सिर्फ असॉल्ट हो, सिर्फ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया हो, मारा ना हो तो सिर्फ असॉल्ट हुआ। लेकिन अगर थप्पड़ मार भी दिया तो पहले हाथ भी तो उठाया होगा, तो पहले असॉल्ट देन बैटरी। लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि मान लीजिए कि हमने किसी को पीछे से धक्का दिया, सर अगर हमने किसी को पीछे से धक्का दिया तो फोर्स अप्लाई हो गई, लेकिन जब हमने किसी को पीछे से हिट किया होगा तो उसको पता ही नहीं लगा होगा प्लेंटिफ को कि उसको कोई हिट करने वाला है, क्योंकि पीछे से हिट किया ना, उसको पता ही नहीं चला। तो सर ऐसे केस में हम बोलते हैं यही एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहां पे डायरेक्ट बैटरी कमिट होगी, असॉल्ट नहीं होगा। When you are hitting someone from behind, from his back, तभी लिखा यूजुअली व्हेन देयर इज अ बैटरी। कहते हैं जनरली तो ऐसा ही होता है कि जब बैटरी होती है तो देयर विल ऑल्सो बी असॉल्ट। बैटरी तो मतलब असॉल्ट तो हुआ ही होगा, क्योंकि असॉल्ट पहले हुआ होगा तभी बैटरी हुई होगी। बट नॉट फॉर इंस्टेंस, लेकिन एक केस ऐसा है जहां पर ऐसा नहीं है कि पहले असॉल्ट और फिर बैटरी। कहते हैं व्हेन अ पर्सन इज हिट फ्रॉम बिहाइंड, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को पीछे से मारा गया है तो डायरेक्ट बैटरी हुई है, असॉल्ट नहीं हुआ। ठीक सर क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अब कुछ कुछ क्लैरिटी हो रही है, समझ में आ रहा है कि असॉल्ट और बैटरी में फर्क क्या है और असॉल्ट और बैटरी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है। ठीक सर, लेकिन सर हम क्या बोलते हैं असॉल्ट एंड बैटरी आर सेम? नो, वी कैन नॉट से दैट, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन एन असॉल्ट एंड अ बैटरी। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर डिफरेंस? असॉल्ट में फोर्स अप्लाई होने वाली है ऐसा लग रहा है, बैटरी में फोर्स अप्लाई हो गई है। सर असॉल्ट में फिजिकल डैमेज नहीं हुआ होगा, क्यों? क्योंकि फोर्स अभी अप्लाई कहाँ हुई। बैटरी में फिजिकल डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है अगर फोर्स अप्लाई हो चुकी होगी, क्योंकि। ठीक सर, फिर कहते हैं एग्जांपल से, टू पॉइंट अ लोडेड गन एट द प्लेंटिफ, सिर्फ पॉइंट किया है, एम किया है, मारा नहीं है। और टू शेक फिस्ट अंडर हिज नोज, शेक फिस्ट का मतलब आपने ऐसे मुक्का बनाया, पंच बनाया और ऐसे उसकी नाक के नीचे ऐसे किया, मारा नहीं, सिर्फ उसको लगने वाला था कि हाँ कहीं ना कहीं हिट होने वाला है वो पंच, बट हिट हुआ नहीं है। और टू कर्स हिम इन अ थ्रेटनिंग मैनर, आप किसी को कोस रहे हो। और टू एम अ ब्लो एट हिम विच इज इंटरसेप्टेड, ब्लो एट हिम का मतलब स्टिक उठा के ब्लो करने वाले हो, एकदम से फायर करने वाले हो, बस उठा के मारने ही वाले हो। और टू सराउंड हिम विद अ डिस्प्ले ऑफ फोर्स, ओह ये बहुत अच्छी बात है सर, 4 लोगों ने आपको मिलकर घेर लिया है और आपको लग रहा है कि भाई अब तो ठुकाई होने वाली है, अब तो पिटाई होने वाली है, तो क्या बोल रहे हैं कि टू सराउंड हिम विद अ डिस्प्ले ऑफ फोर्स। डिस्प्ले ऑफ फोर्स मतलब 4 लड़के खड़े हो गए डंडा वंडा लेके, आपको लग रहा है बस आज तो पिटाई होने वाली है, इट इज असॉल्ट। ध्यान से देखिएगा, हम ऐसे बोलते हैं कि असॉल्ट है तो क्या बैटरी हो ही जाएगी? नो सर। बैटरी है तो क्या असॉल्ट हुआ होगा? यस सर। कोई एक्सेप्शनल केस, अगर पीछे से हिट किया होगा तो डायरेक्ट बैटरी हुई होगी, असॉल्ट नहीं हुआ होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। चलो सर, असॉल्ट और बैटरी तो क्लियर हो गए। नाउ कमिंग अपॉन द थर्ड पॉइंट, दैट इज बॉडीली हार्म। अभी मैंने आपको बोला कि बैटरी अगर कमिट हुई है तो जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी को हार्म हुआ हो, उसको कोई फिजिकल डैमेज हुआ। लाइक मैंने फोर्स अप्लाई की, सिर्फ 2 उंगलियां छूती हुई निकल गई उसके गाल को, कोई भी डैमेज नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ सर। लेकिन अगर मेरी की हुई फोर्स की वजह से, मेरी अप्लाई हुई की फोर्स की वजह से अगर किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को फिजिकल डैमेज हो रही है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ बॉडीली हार्म। इट विल बी ट्रीटेड एज अ बॉडीली हार्म। तो लिखा अ विलफुल एक्ट, विलफुल एक्ट का मतलब जानबूझ के किया हुआ एक्ट ऑफ डिफेंडेंट calculated to cause physical harm to the plaintiff and in fact causing physical harm to him।
आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से आप दूसरे प्लेंटिफ को, दूसरे पर्सन को फिजिकल हार्म पहुंचाने वाले थे, पहुंचाना चाहते थे, और एक्चुअल में आपने उसको फिजिकल हार्म पहुंचा भी दिया। इट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ टॉर्ट, इट विल बी ट्रीटेड एज अ बॉडली हार्म। अच्छा सर, हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट 2 टॉर्ट के चार्जेस लगाते हैं? हम बोले सर इसने असॉल्ट भी किया था, सर इसने बैटरी भी कमिट की, क्या बोल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो फोर्स अप्लाई करने के लिए उसने डंडा उठाया, फिर डंडा मार भी दिया, तो असॉल्ट भी हुआ, बैटरी भी हुई। सर इतना मारा कि उसकी उसकी हड्डी टूट गई, सर बॉडली हार्म भी हो गया। क्या हो गया? बॉडली हार्म भी हो गया, फिजिकल डैमेज हो गया। सर अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? हाँ सर, क्या हम कोर्ट से ये कह सकते हैं सर असॉल्ट की भी रेमेडी चाहिए, बैटरी की भी चाहिए, बॉडली हार्म की भी चाहिए? हम क्या बोल दें कि सर एक पर्टिकुलर डिफेंडेंट ने मेरे अगेंस्ट असॉल्ट भी किया, बैटरी भी की, बॉडली हार्म भी किया? यस, तीनों किया। बिल्कुल पॉसिबल। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब रेमेडी लेने जाओगे तो सिर्फ एक ही टॉट की रेमेडी ले सकते हो, एक साथ एक सारे टॉट अगर कमिट हुए हैं तो सारे नहीं बता सकते। बिल्कुल बता सकते हो आप। तो यहाँ पे साफ साफ मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने 4 लोगों ने मिलकर घेरा, तो हमको लगा असॉल्ट कमिट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे अगेंस्ट फोर्स अप्लाई होने वाली थी, ऐसा हमको लग रहा है। सर उन्होंने 4 लोगों ने हमको पीटा भी, बैटरी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोर्स अप्लाई की, एक्चुअल फोर्स अप्लाई की, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ। सर उन्होंने इतना पीटा कि हमारी 2-4 हड्डी टूट गई, सर असॉल्ट भी हुआ, बैटरी भी हुई, बॉडी हार्म भी हो गया। फिर सर उन 4 लोगों ने हमको घेरा, मारा नहीं, सिर्फ खाली समझा के छोड़ दिया, असॉल्ट हो गया। सर उन्होंने हमारे ऊपर डंडा भी मारा, लेकिन बहुत धीरे से मारा, बोला कि भैया अभी तो धीरे से मार रहे हैं, सुधरोगे नहीं तो देर मारेंगे। अब सर असॉल्ट भी हुआ, बैटरी भी हुई, लेकिन फिजिकल डैमेज नहीं हुआ। फोर्स अप्लाई हुई, थोड़ी सी फोर्स अप्लाई हुई, बट डैमेज नहीं हुआ, मेरी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कहीं दर्द नहीं हो रही। फिर सर अगर मान लो मेरी बॉडी को नुकसान हुआ होगा तो सर बॉडी हार्म भी हुआ। ठीक सर, क्लियर हो गई बात। 3 चीजें तो हमको क्लियर हो गई सर। हमको असॉल्ट समझ में आ गया, बैटरी समझ में आ गया, बॉडली हार्म समझ में आ गया। 4th नंबर आते हैं, क्या लिखा है? फॉल्स इंप्रिजमेंट। फॉल्स इंप्रिजमेंट का मतलब से ध्यान से ऐसे बोलते हैं, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जानबूझ के एक कमरे में बंद कर दिया। सर कमरा बनाओ, ये लो, ये एक रूम है सर, रुको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। सर ये एक रूम है, ठीक सर। अब ध्यान से देखना सर, इस रूम में यहां पे एक दरवाजा लगा हुआ है, ये डोर है सर, डी लिख दिया, डोर। ठीक सर, इस डोर से मिस्टर एक्स एंटर किए, मिस्टर वाई एंटर किए, मिस्टर एक्स एंटर कर रहे हैं, मिस्टर वाई भी एंटर कर रहे हैं, दोनों लोग एंटर हो रहे हैं। और सर मिस्टर एक्स ने जानबूझ के मिस्टर वाई को अंदर कमरे में बंद किया, दरवाजा बंद किया, खुद तो बाहर आ गए, मिस्टर वाई अंदर रह गए। अब इस रूम में निकलने का कहीं और रास्ता ही नहीं है। क्या बोल दें कि कहीं ना कहीं मिस्टर वाई को इस कमरे में बंद कर दिया गया? हाँ सर, कर तो गया, बिल्कुल कर दिया सर। सर हम क्या बोल दें कि मिस्टर वाई अगर निकलना चाहें तो नहीं निकल पा रहे? हाँ सर बिल्कुल बोल दें, क्योंकि मिस्टर वाई निकलना चाहते हैं बट वो निकल नहीं पा रहे, वो डोर जोर से पीट रहे हैं, खटखटा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, बट नो वन इज लिसनिंग टू मिस्टर वाई। क्या बोल दें मिस्टर एक्स ने कहीं ना कहीं मिस्टर वाई को बंदी बना लिया है? हाँ सर, इतनी बड़ी बात हो गई? हाँ सर हो गई। क्या बना लिया? बंदी बना लिया। कहीं ना कहीं उसको जेल तो नहीं है, ये रूम, ये पूरा रूम है, ये कहीं ना कहीं ये पूरा रूम जेल तो नहीं है, बट मिस्टर वाई के लिए एकदम जेल ही हो गई है, क्योंकि वो बाहर निकलना चाहते, निकल नहीं पा रहे। क्या बोल दें कि हम एक तरीके से बोल दें कि मिस्टर वाई को हमने बंदी बना लिया है? हाँ सर बोल दें। लेकिन सर मैं बोल रहा हूं कि इस रूम में ना एक दरवाजा और है, साफ साफ दिख रहा है, मिस्टर वाई निकल ही नहीं रहे, वो अगर जाके देखें तो डोर खुला हुआ है, मिस्टर वाई को दिख रहा है दरवाजा है, बट वो जा ही नहीं रहे। अरे बताओ, क्या ये फॉल्स इंप्रिजमेंट है? क्या हम बोल दें मिस्टर वाई को हमने बंदी बनाया? अरे बिल्कुल नहीं बनाया, ये दरवाजा बंद हो गया, दूसरा खुला तो है, वहां से निकल जाओ, बट मिस्टर वाई जानबूझ के नहीं निकल रहे। सर ये थोड़ी ना कोई बात हुई। इसका मतलब अगर एक पर्टिकुलर पर्सन आपको भले ही छोटे से छोटे टाइम के लिए ही क्यों ना रीस्ट्रेन कर दे, क्या बोलते सर? रीस्ट्रेन। रीस्ट्रेन का मतलब एक तरीके से आपको बंदी बना ले, आप अपनी मर्जी से निकल नहीं पा रहे बाहर, तो हम बोल देंगे कि मिस्टर एक्स ने आपके अगेंस्ट कौन सा रॉन्ग कमिट किया है? फॉल्स इंप्रिजमेंट। बिना किसी जस्टिफाइड ग्राउंड के आपको बंदी बना के रखा है। लेकिन सर अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक रूम है और मिस्टर एक्स ने आपको अंदर बंद करके रख दिया, क्यों? क्योंकि बाहर फायरिंग हो रही है सर, कुछ टेररिस्ट आ गए हैं और वो फायरिंग कर रहे हैं, और मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की जान बचाने के लिए उनको कमरे में बंद कर गया, क्या अभी भी फॉल्स इंप्रिजमेंट होगी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि अब मिस्टर एक्स ने जो एक्टिविटी की उसके लिए उसके पास जस्टिफाइड ग्राउंड्स है।
उसको पता है कि उसने मिस्टर वाई को क्यों बंद किया, इसीलिए तो मिस्टर वाई को बंद किया था कि वो बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर निकला तो बाहर तो फायरिंग हो रही है, उसको भी गोली लग सकती है, इस वजह से उसको अंदर बंद कर दिया। ऐसा होता है मूवीज वगैरह में, ऐसे ही देखते हैं, बचाने के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता है, रूम में बंद कर दिया जाता है। सर अच्छा, हम ऐसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को आपने उसके घर में ही बंदी बना दिया, आप उसको उसके घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे, क्या ये भी फॉल्स इंप्रिजमेंट है? यस। हम ऐसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन के पास राइट होता है, राइट ऑफ फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी, वो जहां जाना चाहे जा सकता है। लेकिन अगर आप उसके राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब वायलेशन, उसके राइट को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो हम बोल देंगे कि आपने टॉर्ट कमिट किया। और सर आप पहुंचा रहे हो क्योंकि आपने उसको कमरे में बंद कर दिया, वो बाहर निकलना चाहता है, आप निकलने नहीं दे रहे, कोई जस्टिफाइड ग्राउंड है आपके पास? नहीं सर, कोई जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं है। फिर तो गड़बड़ हो गई। तभी यहां पे लिखा फॉल्स इम्प्रिजमेंट कंसिस्ट इन द इम्पोजिशन ऑफ अ टोटल रिस्ट्रेंट फॉर सम पीरियड, हाउएवर शॉर्ट, अपॉन द लिबर्टी ऑफ अनदर विदाउट एनी सफिशिएंट ग्राउंड, विदाउट एनी सफिशिएंट लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो हम यहां पे दो चीजों को हाईलाइट करते हैं सर। एक बोलते हैं इम्पोजिशन ऑफ अ टोटल रिस्ट्रेंट फॉर सम पीरियड हाउएवर शॉर्ट, आपने एक पर्टिकुलर पर्सन की लिबर्टी को रोक लिया है, आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को बंदी बना लिया है, उसकी फ्रीडम को खत्म कर दिया है, भले ही कुछ समय के लिए ही क्यों ना किया हो, सब भले ही 2 मिनट के लिए क्यों ना किया हो, मैं कह रहा हूं भले ही 1 मिनट के लिए क्यों ना किया हो, अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक जगह पे बंदी बना लिया है, भले ही कितने छोटे पीरियड के लिए, हम बोल देंगे कि यू हैव कमिटेड अ फॉल्स इंप्रिजमेंट। लेकिन सर जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 2 डोर थे, आप वहां से निकल सकते थे, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप देख ही नहीं रहे हो, फिर तो कहते हैं फिर वहां पे फॉल्स इंप्रिजमेंट कमिट नहीं होगी। लेकिन मैं ऐसे बोलूं, मिस्टर वाई ने इस मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को इस डोर से अंदर किया, डोर लॉक कर दिया, वो यहां दरवाजे पे गए, ये भी लॉक था, क्या फॉल्स इंप्रिजमेंट है? यस, क्योंकि मिस्टर वाई निकल नहीं सकते ना, रास्ता ही नहीं है। तभी यहां पे बोला गया फॉल्स इंप्रिजमेंट कंसिस्ट इन द इम्पोजिशन ऑफ अ टोटल रिस्ट्रेंट, आपने एक पर्टिकुलर पर्सन की लिबर्टी पे पूरी तरीके से रोक लगा दी, भले ही छोटे से छोटे पीरियड के लिए क्यों नहीं, विदाउट एनी सफिशिएंट लॉफुल जस्टिफिकेशन। ठीक सर, इट मींस अनऑथराइज्ड रिस्ट्रेंट ऑन अ पर्सन्स बॉडी, आपने एक पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी को बिना किसी ऑथराइजेशन के, बिना किसी लीगल ग्राउंड के उसकी लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कहते हैं व्हाट हैपेंस इन फॉल्स इंप्रिजमेंट इज दैट अ पर्सन इज कन्फाइंड विद इन सर्टेन लिमिट्स, कन्फाइंड का मतलब उसको बंदी बनाकर रखा हुआ है कुछ लिमिटेड एरिया में, सो दैट ही कैन नॉट मूव अबाउट एंड सो हिज पर्सनल लिबर्टी इज इन्फ्रिंज्ड। अगर आपसे कोई पूछे कि फॉल्स इंप्रिजमेंट की वजह से कौन सा राइट वायलेट होता है, तो यू विल से कि उसकी पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज हो रही है। इट इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ अ पर्सन्स राइट एंड लिबर्टी, वेदर बीइंग कन्फाइंड विद इन द 4 वॉल्स और बाय बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग प्लेस वेयर ही इज। आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में रखा हुआ है और आप उसको प्रीमाइसेस से बाहर नहीं जाने दे रहे, वो पर्टिकुलर पर्सन बाहर निकलना चाहता है बट यू आर नॉट अलाउइंग हिम, तो हम बोल देंगे कि कहीं ना कहीं आपने उसको बंदी बनाया हुआ है। कहते हैं इफ अ मैन इज रीस्ट्रेन्ड बाय अ थ्रेट ऑफ फोर्स फ्रॉम लिविंग हिज ओन हाउस और एन ओपन फील्ड, देयर इज अगेन अ फॉल्स इंप्रिजमेंट। आप एक पर्टिकुलर पर्सन को बोल रहे हो अपने घर से बाहर निकले तो गोली मार देंगे, क्या ये भी एक फॉल्स इंप्रिजमेंट है? यस, ये भी एक फॉल्स इंप्रिजमेंट है, क्योंकि वो बाहर निकलना चाहता है, उसका खुद का डिसीजन है, वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन आप निकलने नहीं दे रहे क्योंकि आपने उसको डर पे बिठाया हुआ है, तो इन दैट सिचुएशन हम कह देंगे कि फॉल्स इंप्रिजमेंट है। ठीक सर, तो यहाँ तक अगर हम बात करें सर, तो यहाँ तक हम लोगों ने 4 तरीके के टॉर्ट कर लिए हैं, 4 टाइप ऑफ टॉर्ट्स वी हैव कवर्ड। कौन कौन से सर? असॉल्ट, असॉल्ट में पहले इसलिए लिख रहा हूँ ऑल्दो पढ़ा हम लोगों ने पहले बैटरी है, बट पहले असॉल्ट होता है फिर बैटरी होती है, हाँ सर ऐसा पढ़ा है हमने। फिर 3rd नंबर पे पढ़ा बॉडीली हार्म, फिर 4th नंबर पे हमने पढ़ा फॉल्स इंप्रिजमेंट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो सर अगला रॉन्ग बताओ, अगला टॉट बताओ सर। कहते हैं आओ देखते हैं, लिखा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। सर ये क्या होता है? सर इसको समझने के लिए ना पहले आपको एक एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर वो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, अगर एग्जाम्पल ध्यान नहीं रखोगे तो लॉ की लैंग्वेज ही नहीं पढ़ पाओगे, जो लीगल टर्म्स में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एक्सप्लेन किया होगा वो समझ ही नहीं पाओगे। और देखते हैं सर, हम ऐसे बोलते हैं कि एक तरफ है सर मिस्टर अजय और एक तरफ है लेट्स से मिस्टर विजय। ठीक सर, सर मिस्टर अजय ने मिस्टर विजय के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया है। क्या लगाया है? एलिगेशन। एलिगेशन लगाने का मतलब आरोप लगाया है, आरोप लगाया है सर। ठीक सर, आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाया है सर? सर मिस्टर अजय ने मिस्टर विजय के अगेंस्ट, मैं आप आरोप वर्ड यहाँ से हटा दे रहा हूँ, जगह चाहिए मेरे को, मैंने आपको एलिगेशन की हिंदी बता दी, आरोप लगाना। मिस्टर अजय ने मिस्टर विजय के अगेंस्ट एक एलिगेशन लगाया है कि मिस्टर विजय हैज़ कमिटेड अ क्राइम, कि सर मिस्टर विजय ने ना एक क्राइम कमिट किया, कमिटेड अ क्राइम। ठीक सर,
And Mr. Ajay has made an allegation against Mr. Vijay that Mr. Vijay has committed a crime. सर इस एलिगेशन की वजह से मिस्टर विजय को अरेस्ट कर लिया गया है। मिस्टर विजय को क्या कर लिया गया है? अरेस्ट कर लिया गया। ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, हम ऐसे भी बोलते हैं कि सर जब मिस्टर विजय को अरेस्ट किया गया तो मिस्टर विजय जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी ने मिस्टर विजय को पुलिस ऑफिसर्स के थ्रू ले जाते हुए देखा और सब कह रहे हैं अरे देखा, तुमने देखा मिस्टर विजय को पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ सर, मिस्टर विजय को पुलिस पकड़ के ले गई। वो एक दिन के लिए थाने में भी रहे, पुलिस स्टेशन में भी रहे। ऑल्दो उसके बाद उनको बेल मिल गई, मतलब कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। बट अभी मैटर चल रहा है, अभी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अभी कोर्ट ने ये नहीं बोला कि मिस्टर विजय को बाइज्जत बरी किया जाता है, बाइज्जत बरी नहीं किया गया। अभी सिर्फ वो ये बोल दिया गया कि प्रोसिक्यूशन चल रहा है। हाँ, लेकिन अभी मिस्टर विजय कन्विक्टेड नहीं माने गए। क्या बोला मैंने, वर्ड क्या यूज किया? प्रोसिक्यूशन चल रहा है, अभी केस चल रहा है सर, इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, अभी कन्विक्शन नहीं हुई। कन्विक्शन का मतलब कोई सजा वजह नहीं सुनाई गई। कोर्ट ने ये नहीं बोला कि मिस्टर विजय, हाँ मिस्टर विजय ने क्राइम किया। अगर कोर्ट ये बोल दे कि हाँ मिस्टर विजय इज अ कन्विक्टेड पर्सन तो मिस्टर विजय के अगेंस्ट क्राइम प्रूफ हो गया। अभी जब तक हम ऐसे बोलते हैं, जब तक क्राइम प्रूफ नहीं हो जाता तब तक मिस्टर विजय गिल्टी नहीं है, फ्री है। ठीक सर, लेकिन सर पूरी सोसाइटी अब मिस्टर विजय के बारे में एक अलग ही थ्योरी बना रही है। वो बोली तुमको पता है अजय ने विजय के अगेंस्ट ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं, शायद मिस्टर विजय ने क्राइम किया हो। हम ऐसे बोलते हैं कि मिस्टर अजय ने जो मिस्टर विजय के अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगाए थे ना, ये सब फेक हैं। ओहो सर, ऐसा भी है? हाँ सर, फेक एलिगेशंस है। जानबूझ के मिस्टर अजय मिस्टर विजय को परेशान करने के लिए, अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए मिस्टर विजय को परेशान करना चाहते हैं किसी रीजन की वजह से, और इस वजह से उन्होंने इनके ऊपर एक फेक केस लगा दिया है, एक फेक एलिगेशन लगा दिया है, जिसकी वजह से मिस्टर विजय को देखो ऐसे अरेस्ट करके ले गए और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऑल्दो इन्वेस्टिगेशन के बाद मिस्टर विजय छूट जाएंगे, लेकिन आप सोचो उनकी रेपुटेशन कितनी हार्म हो गई। दुनिया भर में लोगों को पता लग गया कि मिस्टर विजय जो मिस्टर विजय को जानते थे, दुनिया भर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो मिस्टर विजय को जानते थे सबको पता लग गया कि मिस्टर विजय को पुलिस आई थी और अरेस्ट करके लेके गई। भले ही उनको छोड़ दिया, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, शायद मिस्टर विजय ने कुछ किया हो, ऐसी लोग बातें करते हैं। फिर सर मिस्टर विजय का बहुत टाइम भी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि एक उनके ऊपर मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया कि वो अपना काम पे ध्यान नहीं लगा पा रहे। क्यों? क्योंकि पुलिस के चक्कर लग रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, मनी वेस्ट हो रहा है। और ये सब करने के बाद 6 महीने बाद पता लगता है मिस्टर विजय के अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी एविडेंस ही नहीं मिलता जिसके बेसिस पे ये कहा जा सके कि मिस्टर विजय ने क्राइम किया, और मिस्टर विजय फ्री हो जाते हैं। लेकिन कितने महीने बाद? 6 महीने के बाद। अब सर 6 महीने में क्या हुआ? सर इस 6 महीने में मिस्टर विजय की रेपुटेशन हार्म हुई, 6 महीने का टाइम वेस्ट हुआ, मिस्टर विजय को इतना मेंटल प्रेशर फेस करना पड़ा, लोगों की बातें सुननी पड़ी, कभी इधर कभी कोर्ट में कभी पुलिस के चक्कर, कभी अपने ऑफिस, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, इतना पैसा वेस्ट हुआ, वकील को किया, सब जो कुछ हुआ। मिस्टर विजय कह रहे हैं ये सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि मिस्टर अजय ने उनके अगेंस्ट गलत एलिगेशन लगाया था, गलत प्रोसीडिंग्स चलाई थी। क्या मिस्टर विजय अब क्या यहाँ पे ये नहीं चाहेंगे कि मिस्टर अजय को उनके किए की सजा मिले? हाँ सर, बिल्कुल मिले, बिल्कुल मिले सर, क्योंकि मिस्टर अजय ने मैलाफाइड इंटेंशन से, कौन से इंटेंशन में, वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, मैलाफाइड इंटेंशन से, सर गलत सोच के चलते, गलत सोच अपने दिमाग में रखते हुए उन्होंने मिस्टर विजय के अगेंस्ट ये फेक एलिगेशंस लगाए थे। अब से ध्यान से सुनिएगा सर, जब मिस्टर विजय के अगेंस्ट आरोप लगे थे तब सर ये डिफेंडेंट थे, क्योंकि वो वहां पे डिफेंड कर रहे थे अपने आप को। आरोप लगाए किसने थे? अजय ने। बिल्कुल सही बात है, हम कहते हैं कि एक तरीके से अजय यहाँ पे प्लेंटिफ है, लेट्स से, क्योंकि जो आरोप लगा रहा है वो प्लेंटिफ है। तो मिस्टर अजय ने कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट मिस्टर विजय, और मिस्टर अजय ने फेक एलिगेशंस लगाए अगेंस्ट मिस्टर विजय। मिस्टर अजय है प्लेंटिफ, मिस्टर विजय है डिफेंडेंट। लेकिन सर ये जो केस हमने पढ़ा, इस केस का नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या आया इस केस का, कि डिफेंडेंट इज हेल्ड फ्री। डिफेंडेंट इज हेल्ड फ्री, डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं माना गया, नॉट गिल्टी, वो गिल्टी नहीं माना गया, उसको फ्री कर दिया गया, फ्री। सर लेकिन मिस्टर विजय कह रहे हैं कि जो मिस्टर अजय ने उनके साथ किया है ना, उसकी सजा तो मिस्टर अजय को मिलनी चाहिए। क्या सर, क्या किया है मिस्टर अजय ने? सर मिस्टर अजय ने एक प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जिसको हमने नाम दिया मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अच्छा, तो यहां से ये कहानी बनी है। मैलिशियस का मतलब क्या? मैलाफाइड इंटेंशन, गलत सोच के चलते। प्रोसिक्यूशन,
जबरदस्ती का उल्टा सीधा केस फाइल किया गया है। डिफेंडेंट, अब मेरी वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना, ऑल्दो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ध्यान से, सबसे पहले प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी प्लेंटिफ की कंप्लेंट से, प्लेंटिफ के एलिगेशन से जो उसने लगाए थे डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब हम अजय विजय नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे प्लेंटिफ ने एलिगेशन लगाए डिफेंडेंट के ऊपर, गलत फेक इंटेंशन से वो केस फाइल किया गया, गलत फैक्ट्स पे केस फाइल किया गया, जिसकी वजह से डिफेंडेंट को बहुत नुकसान हुआ, उसकी रेपुटेशन का नुकसान, उसके टाइम का नुकसान, उसके पैसे का नुकसान, उसके ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ा, उसकी हेल्थ का नुकसान हुआ उसको। ठीक सर, बाद में 6 महीने बाद डिफेंडेंट फ्री भी हो गया। सर ये 6 महीने लॉ में लिखे हैं? सर लॉ तो कहीं लिखा ही नहीं ना, 6 महीने तो रैंडमली एक एग्जाम्पल में मैंने फिगर ले लिया। आप साल ले लो, 2 साल ले लो, 2 महीने ले लो, 1 महीना ले लो, 10 दिन ले लो। सर डिफेंडेंट 6 महीने बाद फ्री हो गया क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ ही नहीं मिला। सर प्रूफ मिलता ही कैसे, क्योंकि जो प्लेंटिफ था उससे तो गलत आरोप लगाए थे डिफेंडेंट के अगेंस्ट। ठीक सर, लेकिन सर जब डिफेंडेंट फ्री हो गया ना, तब डिफेंडेंट को लगा भैया देखो अब तो हम फ्री हो गए, अब तो मेरे अगेंस्ट कोई चार्ज लगा नहीं, प्रूफ तो कुछ कर नहीं पाए तो मिस्टर अजय प्लेंटिफ, अब मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। किस चीज का केस करूंगा? ध्यान से, नाउ डिफेंडेंट इज फाइलिंग अ केस अगेंस्ट प्लेंटिफ ऑफ विच टॉट दैट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। वो कोर्ट से जहां के डिफेंडेंट बोलेंगे सर प्लेंटिफ ने मेरे अगेंस्ट गलत आरोप लगाए थे, मेरे को परेशान करने के लिए ऐसा किया गया था, जानबूझ के फंसाया गया था मेरे को, सर मेरी कोई गलती नहीं थी, कोर्ट ने साफ साफ प्रूफ किया डिफेंडेंट इज फ्री, सर ये सब प्लेंटिफ की करतूत थी। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं बोल दूं कि अब ओरिजिनल डिफेंडेंट सूट फाइल कर रहा है अगेंस्ट ओरिजिनल प्लेंटिफ? क्या मैं ऐसे बोल दूं कि जो पहले वाले केस में डिफेंडेंट था वो अब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन वाले केस में प्लेंटिफ बन गया है, और जो पहले वाले केस में प्लेंटिफ था वो अब इस पर्टिकुलर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन वाले केस में डिफेंडेंट बन गया है? क्या बोल दें दोनों पार्टियों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो गई? यस, क्या चेंज हो गई? इंटरचेंज हो गई। ठीक सर, क्या अब उम्मीद करता हूं, मैं थोड़ा सा उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बात समझ में आ रही है। सब पहले प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट गलत आरोप लगाए, डिफेंडेंट बहुत परेशान हुआ, डिफेंडेंट फ्री हो गया, फिर डिफेंडेंट के फ्री होने के बाद डिफेंडेंट ने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का चार्ज लगाया अगेंस्ट द प्लेंटिफ। जब डिफेंडेंट ने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का चार्ज लगाया तो डिफेंडेंट खुद प्लेंटिफ बन गया, और जो ओरिजिनल प्लेंटिफ था वो डिफेंडेंट बन गया। क्लियर है सर? अब पढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर समझ में आ गया तो मजे आ जाएंगे। और देखते हैं क्या लिखा सर। लिखा सर, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट इन इंस्टिगेटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग। इंस्टिगेटिंग का मतलब आपने शुरुआत की एक जुडिशियल प्रोसीडिंग की, यूजुअली क्रिमिनल अगेंस्ट अनदर मैलिशियसली एंड विदाउट एनी रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। एक पर्टिकुलर पर्सन ने, मैं बोलूं ध्यान से, ओरिजिनल प्लेंटिफ ने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की अगेंस्ट ओरिजिनल डिफेंडेंट विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, मैलिशियस इंटेंशन से, विच टर्मिनेट इन फेवर ऑफ दैट अदर। और सर जो ये पर्टिकुलर केस था ये किसके फेवर में सुनाया गया? ओरिजिनल डिफेंडेंट के फेवर में। एंड लेकिन इस गलत केस की वजह से विच रिजल्ट्स इन डैमेज टू हिज रेपुटेशन। हु इज दिस हिज का मतलब ओरिजिनल डिफेंडेंट की रेपुटेशन को इसकी वजह से बहुत हार्म हुआ सर, क्योंकि झूठा मोटा केस करके उसको फंसा दिया गया, उसकी पर्सनल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया गया, उसकी प्रॉपर्टी को भी शायद नुकसान पहुंचा हो, कहते हैं। और अब ऐसी सिचुएशन में जब ओरिजिनल डिफेंडेंट के अगेंस्ट गलत चार्ज लगाकर उसको फंसाया गया है तो ओरिजिनल डिफेंडेंट उस एक्टिविटी के लिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का चार्ज लगाना चाहता है अगेंस्ट ओरिजिनल प्लेंटिफ, और वो कहता है कि सर ओरिजिनल प्लेंटिफ ने गलत आरोप लगाए थे मेरे अगेंस्ट, मैं रेमेडी चाहता हूं कोर्ट से। कौन रेमेडी चाहेगा? डिफेंडेंट रेमेडी चाहेगा। कौन सा डिफेंडेंट? ओरिजिनल डिफेंडेंट। किसके अगेंस्ट? ओरिजिनल प्लेंटिफ के अगेंस्ट। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दिस टॉर्ट? ध्यान से पढ़िएगा, देयर मस्ट हैव बीन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट। ओह ध्यान से सर, ये लिखा है हैव बीन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ प्लेंटिफ बाय डिफेंडेंट। सर ये डिफेंडेंट जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट। सर डिफेंडेंट बाय द डिफेंडेंट, सर हम क्या बोल दें ये ओरिजिनल डिफेंडेंट है। प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट, ठीक सर। देयर मस्ट हैव बीन वांट ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज फॉर दैट प्रोसिक्यूशन। सर केस फाइल करने का कोई लीगल ग्राउंड था नहीं प्लेंटिफ के पास, जबरदस्ती परेशान करने के लिए किया ऐसे। द डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड मैलिशियसली, सर विदाउट एनी इम्प्रॉपर मोटिव एंड विदाउट एनी एंड टू जस्टिस। जबरदस्ती केस फाइल किया गया,
ध्यान से, द डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड मैलिशियसली। डिफेंडेंट कौन है सर? ओरिजिनल प्लेंटिफ। कौन है सर यहाँ पे? ओरिजिनल प्लेंटिफ। ठीक सर। अच्छा, यहां पे भी ना डिफेंडेंट को मैं ऐसे ही लिखता हूं, देयर मस्ट हैव बीन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट। सर ये डिफेंडेंट कौन है सर? ध्यान से, ओरिजिनल प्लेंटिफ। ठीक सर। द प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड डैमेजेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्लेंटिफ यहां पे कौन है सर? ओरिजिनल डिफेंडेंट। तो देखिए सब लेके ना नाम चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग ना यहां पे जो एसेंशियल कंडीशंस लिखी हैं ये सेकंड केस को ध्यान में रखते हुए लिखी, और हम फर्स्ट से उसको रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा इजीली समझ में आ रहा है। लिखी हुई बातों से कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन अगर एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। या हम ऐसे भी बोलते हैं, यहाँ पे डिफेंडेंट लिखा है मतलब ओरिजिनल प्लेंटिफ, यहाँ प्लेंटिफ लिखा है ओरिजिनल डिफेंडेंट, अपोजिट कर दो। कहते द प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव बीन टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, क्योंकि ये बात कर रहे हैं प्रेजेंट केस की, और हम बात कर रहे हैं सर ये ओरिजिनल डिफेंडेंट था, उसी के तो फेवर में डिसीजन आया था। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक सर, तो क्या हमको बात समझ में आ गई? हाँ सर। देयरफॉर टू बी एक्शनेबल द प्रोसीडिंग मस्ट हैव बीन इंस्टिगेटेड एक्चुअली बाय द डिफेंडेंट। सर अब एक्शनेबल का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट चार्ज लगा रहे हो, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो ओरिजिनल डिफेंडेंट था वही तो चार्ज लगाएगा। ठीक सर, उम्मीद करता हूँ आपके ऊपर ये पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर हुआ। एक एक्सेप्शन ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन सर सिचुएशन अगर ऐसी है, इफ ही मेयरली स्टेट्स द फैक्ट एज ही बिलीव्स देम टू अ पुलिसमैन और अ मैजिस्ट्रेट, he is not responsible for any proceeding which might cause ensue as a result of action by such policeman or magistrate on his own initiative। कह रहे मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर एक मैजिस्ट्रेट को खुद लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया, तो अब उसको लग रहा है तो कोई रीजनेबल ग्राउंड होगा, किसी ने टिप दी कि सर मिस्टर एक्स को पकड़ो, मिस्टर एक्स के थ्रू आपको खबर मिलेगी, बाद में मिस्टर एक्स से कोई खबर नहीं मिली, तो हम एक पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का चार्ज नहीं लगा सकते। एक थर्ड पर्सन के अगेंस्ट ही लग रहा है, एक नेचुरल पर्सन के अगेंस्ट लग रहा है जो पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट नहीं है। ठीक सर, तो हमको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का टॉट भी समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। एक नर्वस शॉक हम लोगों ने कहीं लिखा ही नहीं था, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ये एक न्यू टाइप ऑफ टॉट है सर, न्यू टाइप ऑफ टॉट। सर हम ऐसे बोल रहे हैं आज प्रेजेंट टाइम पे इवोल्यूशंस हो रहे हैं, नई ब्रांचेस बन रही हैं, मॉडर्न सोसाइटी है, नई नई तरीके के टॉट सामने आ रहे हैं, नर्वस शॉक उनमें से एक है। सर किसी ने कुछ ऐसी एक्टिविटी होते हुए देख ली जो उसके दिमाग में घर कर गई। दिमाग में घर कर गई मतलब सर एक पर्टिकुलर पर्सन ने कोई ऐसा एक्टिविटी देख लिया जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर पर्सन डिप्रेशन में चला गया। सर एक पर्टिकुलर पर्सन ने किसी का मर्डर होते हुए देख लिया, एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी तरफ आती हुई ट्रेन देख ली, उसको लगा बस वो मरने ही वाला था, जैसे तैसे करके बचा है। एक पर्टिकुलर पर्सन के सामने एक घोड़ा दौड़ता हुआ आ गया, वो बचा ही है सर, बस मुश्किलों से ही बचा है, लेकिन सर वो इंसिडेंट देखकर वो इतना परेशान हो गया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। पिछले 15-20 दिनों से वो किसी से बात नहीं कर रहा, बुखार में पड़ा हुआ है। क्या बोल दें कि सर वो एक्टिविटी उसके दिमाग में घर कर गई है। सर उस एक्टिविटी से शायद उस एक्टिविटी की वजह से उसके नर्वस सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है, वो उस इंसिडेंट को भूल ही नहीं पा रहा। एक बच्चे ने कोई एक ऐसा इंसिडेंट देख लिया है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गया, वो किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा, अंदर ही अंदर घुट रहा है। क्या सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, कहते हैं इट इज ऑल्सो अ टॉट। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, लेट्स से कि एक हस्बैंड वाइफ है और वो ट्रेवल कर रहे हैं बाय देयर कार में। हस्बैंड गाड़ी चला रहा है, वाइफ बैठी हुई है बगल में। ठीक सर वो एक रेलवे क्रॉसिंग सामने आती है और वो उस रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने जा रहे हैं। सर लेकिन जब हम देखते हैं रेलवे क्रॉसिंग जब होती है और अगर वहाँ से कोई ट्रेन पास होने वाली है तो रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दी जाती है। बिल्कुल सही बात है सर। हस्बैंड वाइफ भी यही कह रहे थे, रेलवे क्रॉसिंग खुली हुई है, इसका मतलब कोई ट्रेन नहीं निकल रही, वो गाड़ी लेके निकल रहे हैं। सर जैसे ही उन्होंने क्रॉसिंग को बस क्रॉस ही किया, मतलब समझ लीजिए वो जो रेलवे ट्रैक होता है ना, ये रेलवे ट्रैक है, उनकी गाड़ी बस इस ट्रैक से गुजरी ही है और पीछे से एकदम से ट्रेन आ गई। वाइफ ने विंडो से देख लिया ट्रेन को आते हुए एकदम से, और बस कुछ इंचों का ही फर्क रह गया, कुछ इंचेस का फर्क रह गया कि इनकी गाड़ी पास कर गई, उधर से ट्रेन आ गई। वाइफ ने जब अपने तरफ आती हुई ट्रेन देखी इतनी स्पीड में और कुछ इंचेस से उनकी गाड़ी बची, तो हम ऐसे कह सकते हैं उनकी गाड़ी को कोई फिजिकल डैमेज नहीं हुआ, उनकी जान भी नहीं गई। लेकिन क्या सर जो रेलवे क्रॉसिंग में यहाँ पे क्रॉसिंग मैन बैठा होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबल लाइन मैन जिसको बोलते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्रॉसिंग बंद करे अगर उसके पास इंडिकेशन आ रही है कि गाड़ी ट्रेन आ रही है, सर उसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। अगर उसने क्रॉसिंग बंद कर दी होती तो ये हस्बैंड वाइफ गाड़ी क्रॉस ही ना करते। सर उसने गाड़ी बंद नहीं की, वाइफ ने आती हुई ट्रेन देख ली। सर वाइफ इतना परेशान हो गई उस इंसिडेंट को देख के कि 15 दिन से बुखार में पड़ी।
उसके दिमाग में वही चल रहा है कि ट्रेन से टक्कर हो जाती तो क्या होता, हो जाती तो क्या होता, परेशान है। सर अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज कंपैरेटिवली ऑफ रीसेंट ओरिजिन, इट प्रोवाइड्स रिलीफ व्हेन अ पर्सन मे गेट फिजिकल इंजरी नॉट बाय एन इम्पैक्ट। कहते हैं ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे आपको रिलीफ मिलती है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेंटिफ को कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई, किसी ने उसको स्टिक से नहीं मारा, बुलेट से नहीं मारा, तलवार से नहीं मारा, बट merely by the nervous shock through what he has seen or heard। सर उसने जो सुना और जो देखा उसकी वजह से उसके नर्वस सिस्टम को शॉक पहुंचा, उसके दिमाग पर वो बात घर कर गई, उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ा उस चीज का। कॉजिंग ऑफ नर्वस शॉक इटसेल्फ इज नॉट इनफ टू मेक इट एन एक्शनेबल थॉट। कह रहे सिर्फ आपने वो इंसिडेंट देख लिया, आपका जी खराब हो गया, आप इमोशनली परेशान हो गए, इससे काम नहीं चलेगा। उस नर्वस शॉक की वजह से आपको कोई इंजरी हुई हो, कोई इलनेस हुई हो, कोई बीमारी हो गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका ऐसे बोलते हैं जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो गई, तो आपको रेमेडी मिलेगी। तभी लिखा सिर्फ कॉजिंग ऑफ नर्वस शॉक इटसेल्फ इज नॉट इनफ, सम इंजरी और इलनेस मस्ट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द इमोशनल डिस्टर्बेंस, फियर और सॉरो, डर की वजह से, दुख की वजह से आपको ऐसा हो रहा है। तभी यहां पे बोल रहे ध्यान से, सिर्फ कॉजिंग ऑफ इंजरी सिर्फ कॉजिंग ऑफ नर्वस शॉक से काम नहीं चलेगा। कॉजिंग ऑफ नर्वस शॉक के साथ साथ कुछ इंजरी होनी चाहिए, कोई बीमारी होनी चाहिए, कोई तबियत खराब होनी चाहिए, तब आपको रेमेडी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है सम इंजरी और इलनेस मस्ट टेक प्लेस, होनी ही चाहिए। ठीक सर, तो मैंने आपको न्यूसेंस बता दिया था, बट न्यूसेंस नहीं, हम लोग यहाँ पे नर्वस शॉक पढ़ेंगे। और हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन से टॉट्स पढ़ दिया, असॉल्ट पढ़ दिया, बैटरी पढ़ दिया, बॉडीली हार्म कर लिया, फॉल्स इंप्रिजमेंट कर ली, नर्वस शॉक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लास्ट पढ़ेंगे डिफेमेशन। ठीक सर, डिफेमेशन करने के बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद खत्म करेंगे आज की क्लास को। डिफेमेशन क्या है सर? डिफेमेशन का मतलब है सर मानहानि। मानहानि का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करना। तो कह रहे हैं डिफेमेशन इज एन अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। मानहानि हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में डिफेमेशन, जब आप एक पर्टिकुलर पर्सन की इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहो। सर अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन की सच्चाई लोगों को बता रहे हो तो डिफेमेशन नहीं है। अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन की नेगेटिव इमेज लोगों को बता रहे हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सर अगर आप सच बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हो गलत फैक्ट्स बताकर, ये गलत है। आप सच्चाई बताओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत फैक्ट्स बताकर लोगों की इमेज को डाउन करना चाहते हो तो ये गलत है। तभी लिखा इट इज एन अटैक, not physically, it is an attack on the reputation of a person. It means that something is said or done, आपने कुछ कहा या किया, which affects the reputation of another। आपने एक आरोप लगा दिया, अरे वो तो एक मर्डरर है, मर्डर बटर किया कुछ नहीं है, आपने बोल दिया बस, वो तो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, सिर्फ बोल दिया। सर उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन हार्म हो रही है, उसने तो स्कैम किया है, उसने तो चोरी की है, उसने तो चीट किया है, उसने तो धोखा दिया है, ऐसे बोल रहे हो। तो इन दैट सिचुएशन उसने ऐसा कुछ किया नहीं, फिर भी आप लोगों को ऐसा बोल रहे हो, तो आप उसकी इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हो। और सर क्या हम ऐसे बोलते हैं कि डिफेमेशन सिर्फ पब्लिक सेलिब्रिटीज की होती है या पब्लिक फिगर्स की होती है या पॉलिटिशियंस की होती है? नहीं, हर एक पर्टिकुलर पर्सन की एक इमेज होती है। ऑल्दो हम ऐसे बोलते हैं कि उसकी इमेज कुछ लोग ही जानते हैं, हर एक पर्टिकुलर पर्सन का एक सोशल सर्कल होता है। मेरा सोशल सर्कल अलग होगा, आपका अलग होगा, आपको जानने वाले लोग कुछ होंगे, हमको जानने वाले कुछ होंगे। एक पब्लिक सेलिब्रिटी है तो उसको जानने वाले लोग ज्यादा हैं, एक पॉलिटिशियन है तो उसको जानने वाले लोग ज्यादा हैं। तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन का एक सोशल सर्कल होता है, लेकिन आप उसके जानने वाले लोगों में ऐसी इमेज क्रिएट कर रहे हो जिससे उसको जो लोग जानते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपने बोल दिया अरे उसको तो बीमारी है, तुमको पता नहीं उसको तो बीमारी हो गई, हुआ कुछ नहीं है। लेकिन अब जितने लोग उसको जानते हैं ना, वो आपकी कही हुई बात या आपकी की हुई एक्टिविटी की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। डिफेमेशन इट इज डिफाइंड एज फॉलोज, ध्यान से कहते डिफेमेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। आपने कोई स्टेटमेंट पब्लिश कर दिया, पब्लिकेशन का मतलब ओरिजिनली मुंह से बोल दिया है, लिख के दे दिया है, which tends to lower a person in the estimation of right thinking members। जिसकी वजह से आपने जो स्टेटमेंट पब्लिश किया ना, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन की इमेज डाउन हो गई है। किन लोगों में सर इमेज डाउन हो गई है? इन द माइंड ऑफ द राइट थिंकिंग मेंबर्स, जो उसके बारे में सही सोचते थे, बट आपके कहने की वजह से अब उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। और विच टेंड्स टू मेक देम शन और अवॉइड दैट पर्सन। शन का मतलब आपने जो लोगों को एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया, उसकी वजह से वो पर्टिकुलर पर्सन को एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार है, उस पर्टिकुलर पर्सन को सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार हो रहे हैं, अपने साथ बिठाना ही नहीं चाहते। लेकिन सर आपने गलत फैक्ट्स बताकर ऐसा किया, तो हम बोलेंगे डिफेमेशन है।
अगर आपने सही फैक्ट्स बताए तो डिफेमेशन नहीं है। ठीक सर। सर डिफेमेशन जो है ना वो दो तरीके का होता है, एक होता है लिबल, एक होता है स्लैंडर। लिबल का मतलब होता है परमानेंट फॉर्म ऑफ डिफेमेशन, और स्लैंडर का मतलब होता है टेम्परेरी फॉर्म ऑफ डिफेमेशन, टेम्परेरी फॉर्म। इसका मतलब सर आपने किसी के बारे में भला बुरा कहा, सिर्फ बुरा बोला तो वो तो लोगों के दिमाग में एक बार को बात कर गई फिर भूल जाएंगे, लेकिन आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में न्यूज़पेपर में गलत आर्टिकल छाप दिया, उल्टी सीधी बातें लिखकर गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी, मूवी में एक पर्टिकुलर पर्सन की इमेज को नुकसान पहुंचाया, कार्टूनिक वे में कार्टून्स बनाकर एक पर्टिकुलर पर्सन की इमेज को नुकसान पहुंचाया। सर आप परमानेंट फॉर्म में कुछ ऐसा कर रहे हो। परमानेंट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन मेड इन सम परमानेंट फॉर्म दैट इज रिटन वर्ड्स, पिक्चर्स। कैरिकेचर्स का मतलब कार्टूनिक वे में, कार्टून्स के वे में। सिनेमा फिल्म मूवी के थ्रू एफिकी उसका पुतला बनाकर, स्टैचू उसकी प्रतिमा बनाकर, एंड रिकॉर्डेड वर्ड्स, आपने वॉइस रिकॉर्डिंग कर दी जो कभी भी सुनी जा सकती है, बार बार सुनी जा सकती है, लोगों को भेजी जा सकती है, वीडियो बना दी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट जिसमें आप उसके लिए अलग गलत इमेज प्रेजेंट कर रहे हो, लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हो, परमानेंट फॉर्म ऑफ डिफेमेशन। इन सिनेमा फिल्म्स बोथ द फोटोग्राफिक पार्ट ऑफ इट, जो आप फोटोग्राफी के थ्रू दिखा रहे हो, एंड द स्पीच विच इज सिंक्रोनाइज्ड, और जो उस फोटो के साथ साथ बोल रहे हो, बोथ कैन बी ट्रीटेड एज अ टॉट। लाइक हम ऐसे बोलते हैं, आपने एक मूवी देखी होगी, पता नहीं देखी है कि नहीं, तो एक्सीडेंटल पीएम, उस एक्सीडेंटल पीएम में डॉक्टर मनमोहन सिंह की इमेज के बारे में बहुत कुछ प्रेजेंट किया गया। अब कांग्रेस गवर्नमेंट कहती है एक्सीडेंटल पीएम में जो बातें बताई गई हैं वो सारी सच नहीं है, तो डिफेमेशन का केस फाइल हुआ था अगेंस्ट द डायरेक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्सीडेंटल पीएम मूवी। चल रहे हैं मैटर। तो वहां पे हम ऐसे बोलते हैं कि जब एक पर्टिकुलर पर्सन जब दूसरे पर्सन की इमेज को हार्म पहुंचाना चाहता है गलत तरीके से, गलत फैक्ट्स प्रेजेंट करके, तो हम बोलते हैं कि दूसरा पर्टिकुलर पर्सन कहता है तुम मेरी इमेज को हार्म नहीं पहुंचा सकते, तुम लोगों को गलत बातें नहीं फैला सकते, तो हम तुम्हारे ऊपर चार्ज लगाएंगे डिफेमेशन का। ठीक। स्लैंडर का मतलब होता है इट इज द पब्लिकेशन ऑफ अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन अ ट्रांजिएंट फॉर्म। ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी फॉर्म, स्टेटमेंट ऑफ टेम्परेरी नेचर सच एज स्पोकन वर्ड और जेस्चर्स। हमने कुछ एक्टिंग की, कुछ एक्ट किया, जेस्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिर्फ लोगों को बताया अरे वो तो ऐसे पागल, ऐसा बोला नहीं कि वो पागल है, हमने सिर्फ इशारा कर दिया, जेस्चर। कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, डिफेमेशन सर आईपीसी में क्राइम भी बोला गया है, आईपीसी में डिफेमेशन को क्राइम भी डिक्लेयर किया गया है। अब अगर आपके पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट कोई डिफेमेशन का चार्ज आप लगाते हो तो उसको क्राइम में कवर करना चाहोगे या टॉट में? तो सर हम वैसे कोशिश तो यही करेंगे क्राइम में कवर करें। क्यों? क्योंकि क्राइम में उसको सजा ज़्यादा मिलेगी। तभी लिखा जनरली द पनिशमेंट फॉर लिबल इज मोर सीवियर देन स्लैंडर। सर अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ने लिबल किया है तो वहां पनिशमेंट ज्यादा होगी क्योंकि वहां परमानेंट फॉर्म है, और स्लैंडर होगा तो स्लैंडर का मतलब यहाँ पे ट्रांजिएंट फॉर्म, टेम्परेरी फॉर्म है। कहते हैं डिफेमेशन इज टॉट एज वेल एज क्राइम इन इंडिया। इंडिया में इसको टॉट भी बोला जाता है, क्राइम भी बोला जाता है। सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी, मैंने बोला तो जितने भी क्राइम होंगे आईपीसी में लिखे होंगे। सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी रिकॉग्नाइजेस बोथ लिबल एंड स्लैंडर एज एन ऑफेंस। हाउएवर टॉट्स इन क्रिमिनल लॉ आर स्ट्रिक्ट देन इन द लॉ ऑफ टॉट। ठीक सर, तो हमको ये पूरे 6 तरीके के, हमको यहाँ पे सारे 6 तरीके के हमको टॉट समझ में आ गए। अब इनके बेसिस पे फटाफट से क्विकली हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 10-11 क्वेश्चंस, और उसके बाद हम आज की क्लास को ओवर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम रेमेडीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक से, तो पहला एमसीक्यू का लिखा है एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन ओवर अनदर इज टर्म्ड एज। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लें, वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए और ऊपर वाले 6 के 6 टॉट्स को पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ज्यादा बेटर समझ में आएंगे। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके पढ़ दिया, उसके बाद आप स्टार्ट करें। तो पहला सर एमसीक्यू क्या है? एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो हो गया ना सर, फोर्स अप्लाई होगी मतलब बैटरी। ठीक सर। फिर लिखा द एक्ट ऑफ डिफेंडेंट विच डायरेक्टली कॉजेज द प्लेंटिफ टू अप्रहेंड अ कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन। एप्रीहेंशन ऑफ माइंड, तो सर ये तो असॉल्ट होता है, तो क्लियर हो गया सर हमको। फोर्स अप्लाई होगी तो बैटरी, सिर्फ खाली एप्रीहेंशन ऑफ माइंड है तो फिर असॉल्ट। ठीक सर। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ डिफेमेशन सर, 2 टाइप्स। कौन कौन से? लिबल, स्लैंडर। लिबल कैसा था सर? परमानेंट फॉर्म का। स्लैंडर कैसा था सर? टेम्परेरी फॉर्म का। ठीक सर। फिर अगला क्वेश्चन, द रिटन वर्ड सिनेमा फिल्म्स आर पार्ट ऑफ डैश टाइप ऑफ डिफेमेशन सर। रिटन वर्ड्स, रिटन का मतलब तो परमानेंट हो गया, परमानेंट का मतलब लिबल हो गया, तो ये लिबल आंसर हो गया। बहुत अच्छी बात सर, बिल्कुल सिंपल। देखिए एमसीक्यू हमारे आराम से हो रहे हैं। क्यों आराम से हो रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोगों ने सारे मैटर को पढ़ लिया। इसका मतलब ये है कि सर अगर आपने ढंग से चैप्टर को पढ़ा है तो एमसीक्यू को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं होगी। देखो लिखा डैश इज द पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन ट्रांजिएंट फॉर्म। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? टेम्परेरी। और टेम्परेरी को सर हम क्या नाम देते थे? स्लैंडर। आंसर क्या हो गया? स्लैंडर।
ठीक है सर। लिखा था पनिशमेंट फॉर स्लैंडर इज मोर सीवियर देन लिबल। नो सर, हमने तो कुछ और पढ़ा था सर। लिबल होता था परमानेंट फॉर्म का, स्लैंडर होता था टेम्परेरी फॉर्म का, और जो परमानेंट फॉर्म ऑफ डिफेमेशन था ये ज्यादा सीरियस माना जाता था। तो जो पनिशमेंट मिलती है वो लिबल में ज्यादा मिलती है, स्लैंडर में कम मिलती है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द पनिशमेंट फॉर स्लैंडर इज मोर सीवियर, ऐसा नहीं है, लिबल में पनिशमेंट ज्यादा है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर लिखा व्हेन देयर इज बैटरी देयर विल ऑलवेज बी एन असॉल्ट। सर ऐसा जरूरी नहीं है, फॉल्स, ये जरूरी नहीं। क्या जब जब बैटरी होगी तब तब असॉल्ट वही होगा? क्योंकि हमने पढ़ा एक्सेप्शन केस है, एग्जाम्पल पढ़ा था, पीछे से हिट कर दिया, तो सर वो फॉल्स है। ठीक सर। टू ए, अच्छा सर खाली एक वही एग्जाम्पल है जो पीछे से हिट किया? तो नहीं सर, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। लाइक एक पर्टिकुलर पर्सन, ध्यान से, आपके घर में एंटर कर रहा है, एकदम से आपने उसकी तरफ मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, उसको पता ही नहीं था कि आप उसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करने वाले हो, डायरेक्ट बैटरी कमिट हो गई। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स कि जब जब बैटरी होगी तो असॉल्ट वही होगा। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हुआ होगा, बट कुछ केसेस में ऐसा जरूरी नहीं है। टू एम अ ब्लो एट द प्लेंटिफ विच इज इंटरसेप्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ असॉल्ट। टू एम अ ब्लो, आपने स्टिक उठाई और उसके अगेंस्ट बस हिट करने ही जा रहे हो, एम किया है। खाली एम करने का मतलब सिर्फ खाली निशाना बनाया है, अभी मारा नहीं है। फोर्स अप्लाई कर देते तो बैटरी हो जाता, फोर्स अप्लाई नहीं की तो सिर्फ असॉल्ट है। ठीक सर। और कौन से सर? डिफेमेशन इज ओनली टॉट एंड नॉट अ क्राइम इन इंडिया। इट इज ओनली टॉट एंड नॉट अ क्राइम। नहीं सर, ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इन इंडिया डिफेमेशन इज बोथ टॉट एज वेल एज क्राइम, दोनों है सर। क्राइम कहां पे लिखा हुआ है सर? आईपीसी में। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 499 में। ठीक सर। जब हम लॉ ऑफ टॉट खत्म कर देंगे तब मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ दूंगा, तब आप वहां पे ये सेक्शंस वगैरह सब समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक सर। अभी सिर्फ पढ़ लीजिए कि हाँ सेक्शन क्या है। फिर लिखा द अनऑथराइज्ड रीस्ट्रेन ऑन अ पर्सन्स बॉडी इज टर्म्ड एज। आप एक पर्टिकुलर पर्सन को कन्फाइन करके रख रहे हो, बंद करके रख रहे हो, दिस इज फॉल्स इम्प्रिजमेंट। ठीक सर। टू कंस्टिट्यूट नर्वस शॉक सम इंजरी और इलनेस मस्ट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द इमोशनल डिस्टर्बेंस। यस, हम लोगों ने पढ़ा था मस्ट टेक प्लेस। कुछ इंजरी या इलनेस होनी ही चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर नर्वस शॉक की रेमेडी नहीं मिलेगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो बिल्कुल आराम से हमारे यहाँ पे 11 एमसीक्यूज जो दिए हुए थे, हम लोगों ने पूरे तरीके से 11 एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यू नीड टू सेंड अस अ मैसेज। आपको नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन पे आपको मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई हैं, वहाँ पे मैसेज करके नंबर ले सकते हो। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पूरी तरीके से समझ में आई, आपको सारे टॉट्स के मीनिंग समझ में आ गए, और बहुत फ्रूटफुल क्लास रही आज की। क्यों? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी था और आपके लिए लाइफ टाइम के लिए ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रेडी हो गए। चलो, तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे रेमेडीज के साथ। तो टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे, बाय बाय।